So, hello everyone, welcome to my channel. This will be a second part of molecular basis of inheritance. यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बेसिकली कि हम कुछ जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करवा रहे हैं किसी और चीज में। तो पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिन्होंने इन पे वर्क किया था 1928 में। उसने क्या करा था, एक बैक्टीरिया उन्होंने क्या करा था कि एक बैक्टीरिया लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। दिस वाज अ बैक्टीरिया, नॉट अ वायरस, बैक्टीरिया। ओके, ये बैक्टीरिया हमने लिया। हमने दो कंपोनेंट लिए, एक था एस स्ट्रेन, एक था रफ स्ट्रेन। ये एस स्ट्रेन के पास ये स्मूथ थी इसकी बॉडी, जैसे म्यूकस होता है, म्यूकस लाइक बॉडी थी इसकी। तो ये इजीली कहीं पे भी अंदर जा सकता था। इजीली अंदर जाने का मतलब, स्मूथ का मतलब कि बाहर से उसका कोई कोटिंग ही नहीं है, बाहर से उस बैक्टीरिया की कोई कोटिंग नहीं होगी। बट वहीं पे अगर मैंने रफ स्ट्रेन लिया, रफ स्ट्रेन बाहर से रफ है, इसका मतलब वहां पे कोटिंग है। कोटिंग नहीं होना और कोटिंग होने से क्या फर्क पड़ता है एक बैक्टीरिया पे, वो भी आगे देखेंगे, अभी देखेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या, जो एस स्ट्रेन था वो स्मूथ था, मतलब उसके बाहर कोई कोटिंग नहीं थी। तो वो जैसे हमने एक माउस के अंदर डाला, यानी कि एक चूहे के अंदर डाला, हमने देखा कि माउस जो था वो मर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो स्मूथ स्ट्रेन था विदाउट कोटिंग था, यानी कि नो कोटिंग थी उसके अंदर, उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं थी। बेटा, अगर कोई बैक्टीरिया के ऊपर कोई कोटिंग ना हो, जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया जाता है उसके ऊपर अगर कोटिंग होती है तो हमारे सेल्स को पता होता है हमें इसको मार देना है, तो उसी समय वो खत्म कर देते हैं। बट अगर उसके पास कोई कोटिंग नहीं है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारे को बुखार लगता है, हमारे को कुछ भी एक साइड इफेक्ट होने लगता है उस बैक्टीरिया की वजह से। अगर उसके पास कोटिंग नहीं हो, अगर कोटिंग नहीं है, एक बार मैं और बता देती हूँ कि उसमें होता क्या है। ना कोटिंग होने की वजह से बैक्टीरिया का जो सेल वॉल, बाहर का सेल वॉल होता है, वो नहीं, मतलब कि बाहर का सेल वॉल ही नहीं होता। तो अगर बाहर का सेल वॉल ही नहीं है तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है अंदर, मतलब कि अंदर जो सेल्स हैं, जितने भी फाइटिंग सेल्स है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, जितने भी फाइटिंग वाले हैं, वो उसको कैसे मार पाएंगे? जब उसको नहीं मार पाएंगे, क्योंकि उसके पास कोटिंग ही नहीं है, तो वो मारे किसको? तो जब वो नहीं मार पाएंगे तो फिर माउस जो है वो मर जाएगा। बट अगर मैं रफ स्ट्रेन लेती हूँ जिसके पास कोटिंग है, अगर मैंने वो माउस के अंदर डाल दिया तो उसकी कोटिंग को हमारा सेल खत्म कर देगा और वहीं पे बैक्टीरिया भी मर जाएगा। बट यहाँ पे कोटिंग ना होने के चक्कर में वो बैक्टीरिया ही नहीं मर पा रहा, तो उस बैक्टीरिया का ना मरने पर बेचारे चूहे को अपनी जान देनी पड़ी। बट ये आर स्ट्रेन जो था, आर स्ट्रेन के पास कोटिंग होने के बावजूद, मतलब होने के साथ साथ, वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा भी, तब भी वो जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका हम उसकी कोटिंग खत्म करके उसको बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। तो हमारा सेल जो है वो उस मतलब माउस के अंदर जो उसका ऑर्गेनिज्म है वो उसको खत्म कर देगा और वो अपने आप को जिंदा रख पाएगा। ये था हमारा यहाँ से मुद्दा। अब आगे चलते हैं कि अब आगे मैंने क्या लिया। मैंने यही चीज क्या करी, एस ट्रेन को मैंने एक बार बॉईल कर लिया, एक बार गर्म पानी में बॉईल कर लिया। फिर मैंने क्या करा, जैसे ही मैंने उसे गर्म पानी में बॉईल करके इसके अंदर डाला, तो बेटा मुझे मिला माउस एकदम जिंदा है, एकदम तंदुरुस्त, एकदम हट्टा कट्टा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब अगर हमने सुना है कि भाई अगर हम एक पानी, सपोज मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, मैं वाटर को बॉईल करती हूँ, लोग ऐसा कहते हैं कि बैक्टीरिया मर जाता है। कोई भी चीज अगर हम गर्म पानी में बॉईल करें तो बॉईल करने से बैक्टीरिया मर जाता है, चाहे कोई सा भी हो, है ना? तो वो बैक्टीरिया मर गया जब मैंने उसको पानी में बॉईल करा, एस स्ट्रेन मर गया। जैसे ही अब जब वो मर गया तो जैसे ही मैंने उसको, अब कोई फायदा ही नहीं है, अब वो अंदर से खाली है, खोखला है। पहले पहले उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल भरा हुआ था, जैसे ही मैंने पानी में बॉईल करा वो ऐसे खाली रह गया। जैसे ही खाली रहा, अगर माउस में मैंने डाल भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जिंदा रह जाएगा। बट नेक्स्ट केस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस, जिसमें कहता है कि एस ट्रेन, बिल्कुल एस ट्रेन, जो वही बॉयल, जैसे ये खोखला है, ये खाली वाले के साथ मैंने एक भरा हुआ आर स्ट्रेन डाल दिया। आर स्ट्रेन के बाहर कोटिंग है ना? ये भरा हुआ अपने जेनेटिक मटेरियल से भरा हुआ मैंने किसके अंदर डाल दिया, हीट एस स्ट्रेन के साथ, एस स्ट्रेन के साथ मैंने आर स्ट्रेन को डाल दिया। ये था खाली और ये था भरा हुआ एकदम हट्टा कट्टा आर स्ट्रेन,
है ना। तो इसने क्या करा, एस्ट्रेन ने एक चालाकी दिखाई। भाई वो उसने सोचा यार मैं तो एकदम खाली सूना सूना सा लग रहा हूँ, मैं आर स्ट्रेन के साथ माउस के अंदर जा ही रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, आर स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल लेकर मैं एकदम एकदम रिवाइव हो जाता हूँ। जैसे गेम में सब लोग रिवाइव करते हैं, वैसे मैं भी एकदम रिवाइव हो जाता हूँ, मैं जिंदा अपने आप को दोबारा से वैसा कर लेता हूँ कि भाई मैं माउस को मार दूंगा। वैसा उसने क्या करा, आर स्ट्रेन से जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर ट्रांसफर करवा लिया, और ट्रांसफर करवाने के बाद ये खोखला रह गया और ये जिंदा हो गया। भाई शैतान जिंदा हो गया। शैतान जिंदा होके हमने जैसे ही उसको माउस में डाला, बेटा माउस तो गया मर। तो ये सारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, कैसे हम हमारा एस स्ट्रेन हीट किल्ड आर स्ट्रेन के साथ जैसे ही हमने डाला, वो कैसे जिंदा रह गया, कैसे मर गया, ये सारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है। आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम है, बस फर्क ये है आर स्ट्रेन जो है उसके पास कोटिंग है, और जो ये है इसके पास कोटिंग नहीं है। ओके, सो बच्चों हम नेक्स्ट बात देखते हैं जिसके अंदर अभी हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की ट्रांस कुछ कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बट यहाँ पे तीन ऐसे और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया कि जो एस सेल है वो आर सेल को अपने अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म करवा रहा है। वो उन्होंने बताया कि एक डीएनए ही ऐसा कंपोनेंट है जो अपने आप को ट्रांसफर करवा सकता है। तो डीएनए, तो यहाँ पर क्या हुआ, तीन साइंटिस्ट कौन से थे, पहला साइंटिस्ट था ऑसवाल्ड एवरी, सेकंड था आपका कॉलिन मैकलेod, एंड थर्ड वन वाज मैकलिन मैककार्टी। सो यहाँ पर हुआ क्या कि these three scientists in 1933, from 1933 to 1944, they the genetic material was thought to be a protein. उन्होंने सोचा कि जेनेटिक मटेरियल है वो शायद प्रोटीन हो सकता है। तो उन्होंने ऐसे तीन दे टुक थ्री प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, कोई ऐसे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम लिए, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम लिए। वो कौन कौन से थे, पहले था प्रोटीएसिस जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, सेकंड था आरएनएसिस जो कि आरएनए को डाइजेस्ट करता है, और थर्ड था डीएनएसिस जो कि डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये सब किसके अंदर डाला, तीन बीकर लिए, ये तीन बीकर में उन्होंने देखा, जैसे बन रहा है बना रही हूँ मैं, या ये थोड़ा गलत बन गया, या दीज थ्री वर द बीकर्स। अब हमने क्या किया, इनके अंदर हमने डाल दिया अपना जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स थे वो। तो वो कौन कौन से थे, पहला था प्रोटीएसिस, दूसरा आरएनएसिस, तीसरा डीएनएसिस। तो ये तीन आपके प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स थे। तो इन्होंने क्या करा, ये इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया कि भाई क्या क्या। यहाँ पर हमने देखा कि नो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर भी हमें देखला कि नो ट्रांसफॉर्मेशन, बट यहाँ पर हमने देखा भाई ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स। ऐसा क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर हुआ क्या कि इन्होंने जो देखा कि एस सेल, यहाँ पे हीट किल्ड एस सेल लिया, तीनों में हीट किल्ड एस सेल, तीनों में जब डाला तो सॉरी यहाँ पर आपका लिया इन्होंने आर सेल, आर सेल में इन्होंने जब डाला तो इन्होंने देखा कि आर सेल और एस सेल को दोनों को डाला तो इन्होंने देखा कि जो डीएनए था आर सेल का वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है डीएनएसिस में, यानी कि डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेशन ऑफ डीएनएसिस हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ डीएनए के साथ, यहाँ पर डीएनए के साथ कुछ तो हमें दिखा,
तो उन्होंने ये बताया कि डीएनए का ट्रांसफॉर्म हुआ है आर सेल, मतलब आर सेल जो था वो एस सेल में ट्रांसफॉर्म हुआ, उन्होंने ये देखा। तो बस ये छोटा सा ही था इनका जो एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद आता है हमारा कि अब ऐसे दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एल्फ्रेड हर्शी एंड योर मार्था चेस। इन्होंने 1952 में ये बताया कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है। अभी तक हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा था और डीएनए ही ऐसा कंपोनेंट जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बट ये नहीं बताया कि डीएनए ही वही है जो जेनेटिक मटेरियल है। ये हर्शी और चेज ने बताया था। दे वर्कड विद एक ऐसा बैक्टीरिया पे वर्क किया दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। उन्होंने एक वायरस लिया, वायरस को जैसे बैक्टीरिया के ऊपर रखा, हमने देखा बैक्टीरिया नहीं वहाँ पे सरवाइव कर पा रहा उस मीडियम में, तो वहाँ पे बैक्टीरिया मर गया। अगर इस चीज़ को कहते हैं बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो अटैचेस टू द बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाते हैं और उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जो बैक्टीरियल सेल है वो ट्रीट्स द वायरस जो है मतलब जो वायरस था उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है दे यूज टू डिस्कवर इट वॉज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम वायरस के अंदर से दैट एंटर द बैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने थोड़े से वायरस लिए, किसके ऊपर, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के ऊपर, एंड सम अदर्स मीडियम ऑन लाइक कंटेन्ड रेडियो एक्टिव सल्फर। तो इन्होंने क्या देखा, वायरस जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस वो ग्रो हो रहा है। वहीं पे अगर देखा जाए कि कंटेन्ड रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। तो सिमिलरली वायरस इज ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर पर रेडियो एक्टिव कंटेन्ड रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। तो दोनों ही चीज़ों में क्या पता चलता है कि वहाँ पर रेडियो एक्टिव डीएनए के अंदर, रेडियो एक्टिव प्रोटीन के अंदर फॉस्फोरस नहीं था, इसलिए वो ग्रो नहीं हो पाया। दूसरे केस में रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होता, तो वो नहीं वहाँ पे ग्रो हो पाया। ठीक है, तो दे ग्रू ऑन वायरसेस ऑन द मीडियम कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर। तो हमने देखा कि रेडियो एक्टिव सल्फर जो था वहाँ पर हमें देखने को मिला कि वहाँ पर हमारा ग्रो हो रहा है, बट रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में नहीं ग्रो हो पा रहा। तो ये था आपका हर्शी एंड चेज का, बस ये सुनने का ही था, कुछ था नहीं। तो रेडियो एक्टिव सल्फर जो है, रेडियो एक्टिव सल्फर जो है आपका, ये सारा इन्होंने ई कोलाई पे करा था। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, हर्शी एंड चेज दे डिड इट ऑन ई कोलाई in the medium of virus and in the medium of radioactive sulfur and radioactive your phosphorus. Okay, radioactive sulfur होता है S35 और phosphorus होता है आपका P32। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रो हो रहा था, यहाँ पर नॉट ग्रोन, यहाँ पर ग्रोन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये थी आपके कुछ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट जितने भी थे, मैंने वो 3 ही थे जो जिससे हमें पता चला। यहाँ पर हमें पता चला कि जो डीएनए था, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पर हमें ये पता लगता है। और वहीं पर जो सेकंड है जहाँ पर ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लेयॉड एंड मैककार्टी, ये तीनों ने जब 1933 से 1944 तक हमें सिर्फ ये बताया था कि डीएनए ही वही है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्म करवा रहा है आर सेल को एस सेल के अंदर। यहाँ पर हमने देखा कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ऐसा कुछ बताया कि भाई कुछ तो ऐसी चीज़ जो ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो ये 3 थे जो हमें करने थे। तो ये था पार्ट 2। नेक्स्ट अब हम पार्ट 3 भी निकालेंगे जिसके अंदर हम करेंगे कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, सो तब तक के लिए जस्ट रिवाइज दिस पार्ट एंड डू वेरी वेल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।